आपको पता होगा कि कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग करनी होती है। अब जनरल मीटिंग में आपको ये पता होगा कि काफी सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो आए होते हैं और वो शेयर होल्डर से पूछते हैं जी कि हम डिविडेंड दें या ना दें। तो उसका जो डिसीजन है वो किया जाता है शो ऑफ हैंड्स के ऊपर। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर चेयरमैन साहब पूछे हैं कि जी कि हम ये डिविडेंड दें या ना दें, और फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में 10 लोग आए हैं और 9 लोग हाथ खड़ा कर दें और एक बंदा हाथ खड़ा ना करे, और जो 9 लोग हैं उन सबके पास एक एक वोट है, लेकिन जिसने हाथ खड़ा नहीं किया उसके पास 1 लाख वोट है, तो क्या रेजोल्यूशन पास हो जाएगी या नहीं होगी? यस और नो में आपने जवाब देना। अच्छा जी, एक मसला मुझे ये आ रहा है कि जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मुझे चैट बॉक्स नजर नहीं आता। इसका हल क्या है वो जरा 1 मिनट देखना पड़ेगा। हाँ, आप नजर आ गया। अच्छा जी, इसमें सब लोगों ने कहा है कि रेजोल्यूशन पास हो जाएगी सवाए जहरा नासिर के और अक्सा कैसर के और सना आबिद के। और अब्बास शाहिद ने कहा है कि नहीं पास होगी। सारा का कहना हो जाएगी। हम्म। उमर इफ्तिखार का कहना है जी कि हो जाएगी, लेकिन वो पोल डिमांड कर सकता है। तो उमर इफ्तिखार ने सही जवाब दे दिया कि बेसिकली यहाँ पे लॉ में लिखा हुआ है कि जब भी आपने वोटिंग करवानी है ना, तो आपने वोटिंग करवानी है शो ऑफ हैंड के ऊपर। तो शो ऑफ हैंड के ऊपर फिर हर बंदे का एक वोट है। उस पे फिर ये नहीं देखा जाता कि इसके पास शेयर्स कितने हैं। तो जिन लोगों ने ये कहा जी के पास हो जाएगी, उन्होंने तुक्का मारा यार। उनको पता था, उन्होंने सही जवाब दिया है कि शो ऑफ हैंड के ऊपर वो हैंड काउंट करेंगे और वो रेजोल्यूशन आपके पास हो जाएगी। हाँ, जैसा कि उमैर ने कहा कि अगर वो उसके पास ज्यादा वोट है और वो ये चाहता है कि ये रेजोल्यूशन पास ना हो, तो फिर वो पोल डिमांड करेगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और सेक्शन था। अभी हमने पोस्टल बैलेट के रेगुलेशन पढ़ने हैं, सेक्शन 138। नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं 141 के बाद। अब 142 को देखते हैं जी। 142 में वो ये कहता है, एक सारा पे क्वेश्चन आया है कि ओपन बुक का कैसे अटेम्प्ट करना, वो मैं बाद में थोड़ी देर में भी आपको रिप्लाई करता हूँ। जरा इसको थोड़ा सा जरा लोग अंडरस्टैंड करें। Declaration of chairman on a show of hand. On a vote on a resolution at a meeting on a show of hands, a declaration by the chairman that the resolution has or has not been passed or passed unanimously or by a particular majority is conclusive evidence of that fact. कि जो डिक्लेयर करेगा ना चेयरमैन कि रेजोल्यूशन पास हुई है या नहीं हुई, या ये यूनैनिमसली पास हुई है। यूनैनिमसली का मतलब ये होता है कि सब लोगों ने हाँ की है, एक बंदे ने भी ना नहीं की, यूनैनिमसली। या कि पर्टिकुलर मेजोरिटी के 50% लोगों ने पास की है। जो भी वो फैसला करके डिक्लेयर करेगा, डिक्लेरेशन का यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो वही फैसला होगा, evidence होएगा of that fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favor or against the resolution। तो कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि कितने लोगों ने हाँ की थी, कितने लोगों ने ना की थी। वो उसने कहा कि ये एविडेंस होएगा कि ये रेजोल्यूशन पास हो गया।
और उसने कहा जी कि एक आप एंट्री करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिक्लेरेशन इन द मिनट्स recorded in accordance with section 151 is also conclusive evidence of that fact without such proof. तो अगर आपके मिनट्स में रिकॉर्ड हो जाए तो ये प्रूफ होएगा कि जनाब ये रेजोल्यूशन इस तरीके से पास हो गई। अब जो सेक्शन है वो है 143 जो कि इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से फिर हमें रेगुलेशन भी पढ़ने पड़ेंगे। डिमांड फॉर पोल before or on the declaration of the result of the voting के जो आपकी रिजल्ट ऑफ वोटिंग का जो डिक्लेयर वो करने लगा तब या उससे पहले। On any resolution on a show of hand, a poll may be ordered to be taken by the chairman. तो चेयरमैन जो है मीटिंग का वो ऑर्डर कर सकता है कि पोल करवाया जाए ऑफ हिज ओन मोशन, कि उसका दिल चाहा उसने कहा जी कि पोलिंग करवानी है। पोलिंग का मतलब है कि आपने वोट डलवाने हैं तो आप वोट डलवा सकते हैं, जब भी उसका दिल चाहे वो करवा सकता है। एंड शेल बी ऑर्डर्ड, लॉ के अंदर जब आप लॉ को पढ़ना है ना तो आपने ये शेल का जो वर्ड है ना ये बड़ा अहम होता है, शेल और मे अगर कहीं पे लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी चॉइस है, वो करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। लेकिन अगर लॉ में कहीं पे शेल का वर्ड है तो उसका मतलब ये है कि ये कंपल्सरी है, कि इसके ऊपर उसकी चॉइस नहीं है। तो उसने ऑर्डर करना है टू बी टेकन बाय हिम ऑन अ डिमांड made in their behalf by the members present in person or through video link or by proxy and having not less than 1/10 of total voting power। ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, ये हाथ मान गया, ये हाईलाइट। कि ये नहीं है कि वहां पे एक शेयर होल्डर बैठा और वो कि जी मैं डिमांड करता हूँ कि आप पोलिंग करवाएं, तो लॉ ने कहा नहीं भाई उसके पास कम से कम 1/10 वोटिंग पावर होनी चाहिए, यानी कि 10% शेयर होल्डर अगर होएगा तो वो कह सकता है जी कि पोलिंग करवाएं। और अगर वो कह देगा तो फिर ये चेयरमैन के लिए कंपल्सरी है, शेल का यहाँ पे वर्ड लिखा है, शेल का वर्ड है, तो उसने फिर ये काम करवाना ही करवाना है। ठीक है जी। द डिमांड फॉर पोल मे बी विथड्रॉन एट एनी टाइम बाय द मेंबर्स हु मेड द डिमांड। जिसने डिमांड की थी उस चेयरमैन ने कहा चलो यार ठीक है पोल करवाते हैं, तो वो ये कहता हो चलो छोड़े चेयरमैन साहब मैं विथड्रॉ करता हूँ, आप पोल ना करवाएं, जो जैसे फैसला करना कर लें। तो ये भी उसके पास अख्तियार उन्होंने दिया। आप चलते हैं जी, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि काइंडली प्लीज गाइड कर दें ओपन वो कौन से कहाँ से लेंगे। शो ऑफ हैंड डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, मींस मिनट्स ऑफ मीटिंग में। मिनट्स ऑफ मीटिंग में आपने एंट्री डाल देनी है कि जी के लोगों से पूछा गया और यूनानिमसली सब लोगों ने अप्रूव कर दिया, वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे उसके यानी कि नोटिंग एक आ जाती है उसके अंदर। एक हमारे है जी 1/10 कैलकुलेशन बाय बैक ऑफ शेयर को लेंगे। बाय बैक ऑफ शेयर नहीं, बेसिकली आपका जितना भी पेड कैपिटल है उसका आप देखेंगे 10% शेयर किसके पास है, वो डिमांड करना चाहे तो कर सकते। आप चलते हैं जी, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। यही चलते हैं जी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ऑल थ्रू सीक्रेट बैलेट नॉटविथस्टैंडिंग
नॉटस्टैंडिंग का जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि बावजूद इसके कि एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, कि इस एक्ट में जो मर्जी लिखा हो उसके बावजूद ये जो नीचे काम लिखा है ये होएगा ही होएगा। मीन्स कि ये बड़ी पावरफुल क्लॉज है, पावरफुल सेक्शन है। ये कहता है कि बाकी लॉ की तमाम बातों को आप इग्नोर कर दें। जो भी लॉ का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा ना नॉटविथस्टैंडिंग से, तो वो उसको बोलते हैं नॉन एब्सेंटी क्लॉज, वो पावरफुल होती है। और आगे आपने ये देखना था कि किस चीज को के नॉटविथस्टैंडिंग के हवाले से वो बात कर रहा है, तो वो इस एक्ट के हवाले से बात कर रहा है। कुछ जगहों में ये भी लिखा होता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मतलब है कि जितने भी पाकिस्तान के कानून है वो उससे भी पावरफुल हो जाता है। ये भी सिर्फ इस एक्ट की प्रोविजंस के हवाले से पावरफुल है। अच्छा, ये सेक्शन क्या कह रहा है कि जब पोल डिमांड किया जाएगा ऑन resolution, it may be ordered to be taken by the chairman by secret ballot of his own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand. तो अगर वो चाहे तो वो कहता है जी इसकी सीक्रेट बैलेट निकाल लें, कि लोगों को वो एक्सपोज नहीं करता कि इसने हाँ में वोट डाला या ना में वोट डाला है। तो आप उसकी सीक्रेट बैलेटिंग भी कर, चेयरमैन कहा चाहे वो भी करवा सकता है, और अगर 10% शेयर होल्डर कह दें तो फिर भी करवाया जा सकता है। ठीक है जी। और आप चलते नहीं 145, उससे पहले एक क्वेश्चन है, मैं उसको हम एड्रेस करते चलते हैं साथ साथ। एक मुयार का कहना है कि 1/10 कैलकुलेशन बाय वे को शेयर्स को लेंगे, कैलकुलेट करते हुए जो ट्रेजरी शेयर्स हों उनको इंक्लूड करके टोटल वोटिंग को लेंगे या उसको एक्सक्लूड करेंगे। बेसिकली लॉ जो है वो इस हवाले से साइलेंट है। लॉ ये कहता है कि जो आपने शेयर बाय बैक करके ट्रेजरी शेयर के तौर पे रखे हुए ना, तो उसके ऊपर आपने कैश डिविडेंड का राइट नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ आती है कि जो पेड अप कैपिटल है उसके हवाले से आप देखेंगे जी 1/10 की शेयर होल्डिंग है या नहीं है। हाउएवर फर्दर इसको जो है मैं इसको चेक करके तो कल आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा कि इसके बारे में कोई वाज़ह प्रूविंग है या नहीं है ट्रेजरी शेयर की। ट्रेजरी शेयर और लीजिए अब अगला काम आ गया जी 145 का, टाइम ऑफ टेकिंग पोल, कि आपने पोलिंग करवानी कब है। तो लॉ ये कहता है कि आप पोल जो आपने डिमांड किया ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, कि आप अपने चेयरमैन को इलेक्ट करना चाहते हैं कि जी कौन इस मीटिंग का चेयरमैन रहेगा, या ऑन अ क्वेश्चन ऑफ अर्जेंटमेंट, अगर आपने मीटिंग को अर्जेंट करना है इसके लिए अगर आप पोलिंग करवा रहे हैं तो आपने उसी टाइम पे पोलिंग करवा देनी है। उसी मीटिंग में आप कहें ठीक है जी पोलिंग करवाते हैं, अभी पता चल जाएगा कौन चेयरमैन होगा, या अर्जेंट करनी है मीटिंग या नहीं करनी है वो भी पता चल जाएगा। और poll demanded on any other question shall be taken at such time not more than 14 days from the day on which it is demanded। तो जिस दिन आपने डिमांड किया उसके बाद उसने कहा जी कोई और भी डेट रखी जा सकती है, क्योंकि पोलिंग के फिर आपको इंतजाम करना पड़ता है। तो 14 डेज का टाइम है, उसके अंदर अंदर आपने फिर ये पोलिंग करवानी ही करवानी है, जिस तरह भी चेयरमैन उसकी डायरेक्शन देगा। एक क्वेश्चन और आ गया है कि वोटिंग पावर के 10% का मतलब टोटल शेयर कैपिटल में जो शेयर्स वोटिंग पावर रखते हैं उनका 10%। जी बिल्कुल, उनका 10% जिनके पास वोटिंग पावर है, क्योंकि वो बेसिकली 1/10 वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं। तो नॉन वोटिंग अगर शेयर है तो उनको खाते में नहीं लिया जाएगा। व्हेन अ पोल इज टेकन, द चेयरमैन या उसका जो नॉमिनी है एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स डिमांडिंग द पोल, ये बीच में एक बंदा जो है ना, यहाँ पे एंड का वर्ड है कि उसने बीच में आना ही आना है, एंड उसने आना है। उनका रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने डिमांड की थी वो स्क्रूटिनाइज करेंगे वोट्स को,
और जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस चेयरमैन करेगा। तो उसको भी वो कहेंगे यार भाई तू भी हमारे साथ वोट गिन ले और उसके बाद फिर वो उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। अच्छा जी। उसके बाद 3 में कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये टर्म लॉ में जहाँ कहीं भी आएगी तो उसका मतलब ये है कि लॉ की जो बाकी प्रोविजंस हैं, उनका ख़्याल रखना है आपने। वहाँ अगर कुछ और लिखा है तो उसको फ़ॉलो करना है। अगर इसके अगेंस्ट कोई चीज़ लिखी हो तो वो दूसरे वाले को फ़ॉलो करना है। उसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, दूसरी प्रोविजंस को। The chairman shall have power to regulate the manner in which a poll shall be taken. तो चेयरमैन के पास ये पावर है कि वो रेगुलेट करे कि उसने पोलिंग कैसे करवानी है। बाकी प्रोविजंस को मद्देनज़र रखते हुए वो इसको रेगुलेट करेगा, अपनी ज़्यादा मर्ज़ी नहीं चलाएगा। अब कासिम का कहना है कि बायबैक वाले शेयर्स के वोटिंग राइट को हो जाती है। इसका कासिम हमने ये डिस्कस किया कि इसको हम प्रश्न को कल एड्रेस करेंगे। ज़रा उसको थोड़ी-सी मैं ज़रूर देख लूँ कि कोई प्रोविज़न कहीं और तो नहीं डली हुई, उसके बाद बता दूँगा इसका। नेक्स्ट बता दें द रिजल्ट ऑफ द पोल शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेज़ोल्यूशन ऑन व्हिच द पोल वाज़ टेकन। तो जो पोलिंग का रिजल्ट आएगा, वही फिर आपकी मीटिंग का डिसीजन रहेगा कि डिविडेंड देना है या नहीं देना। ये लॉ ने लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं जी कि पोस्टल बैलेट के जो रेगुलेशन है वो क्या कहते हैं, वो उसको देखते हैं। देखिए पोस्टल बैलेट के रेगुलेशन स्टार्ट करने से पहले एक नईम का क्वेश्चन है कि जॉइंट शेयर होल्डर की वोटिंग में अहम बातें क्या हैं? उनमें डिस्प्यूट है तो किसकी बात मानी जाएगी? जी, स्टूडेंट्स आप में से कोई बंदा इसका जवाब दे सकता है? ये आपने भी पढ़ा ही होगा मेरे ख्याल से पहले। कि एक शेयर है वो जॉइंट उसके होल्डर्स हैं और वो उनमें से एक कहता है यार हाँ का वोट डालना, दूसरा कहता है नहीं मैंने ना का डालना है। तो जी कासिम जो है ना इसने इसका सही जवाब दे दिया है। बेसिकली जब हम जाएँगे शेड्यूल 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर जॉइंट शेयर होल्डर है तो जो सीनियर है ना उनमें, उसका वो बंदा वोट डालेगा। और जो सीनियरिटी है, वो ऐज के एंगल से नहीं देखनी है आपने। वो ये देखनी है कि सबसे पहले रजिस्टर में नाम किस बंदे का लिखा हुआ है, वो चाहे बच्चा छोटा ही हो यानी कि। सबसे बेशक जूनियर हो लेकिन अगर उसका नाम पहले लिखा हुआ है तो हूज़ नेम रिटन फर्स्ट कासिम आपने सही जवाब दे दिया। तो उसकी फिर माना जाएगा जो दूसरा उसकी फिर बात को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। अच्छा ये सेक्शन 134 जो है वो मेरे ख़्याल से हम उसको नहीं देख सकते, 1 मिनट ज़रा उसको भी देख लें। ये जो सबसेक्शन 9 है इसका, ये रेलेवेंट है जी आपके लिए 134 का। चार कहता है कि अगर कोई पोल डिमांड हो जाए ना कि पोलिंग करवानी है, तो वोट्स में बी गिवन आइदर पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक और बाय प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट इन अ मैनर एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज़ मे बी स्पेसिफाइड। तो ये जो यहाँ पे लिखा था ना कि जो कंडीशन स्पेसिफाई की जाएँगी, उसके मुताबिक वोट दिए जा सकते हैं थ्रू पोस्टल बैलेट। तो वो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं, वो जो रूल्स हैं वो बेसिकली वो इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं। तो अब हम उन रेगुलेशंस को पढ़ रहे हैं कि जब आपने पोस्टल बैलेटिंग के थ्रू आपने कैसे आपने वोटिंग करनी है।
ये जी इसके स्टार्ट में जो है वो चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। चैप्टर 2 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का है और चैप्टर नंबर 3 जो है वो है वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर। तो पोस्टल बैलेट से नॉर्मली हमारे ज़हन में ये आता है कि यार कोई वोट होगा जिसको हम पोस्ट करेंगे टीसीएस के थ्रू, तो वो हमारा वोट डल जाएगा। लेकिन इसके अंदर ई वोटिंग भी है रेगुलेशन के अंदर, और रिजल्ट ऑफ पोल है और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से अलग प्रोविजन है। ये जितने से हमारे रेगुलेशन हैं तो इसको देखते हैं। तो जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से एक क्वेश्चन आ गया कि वहां से बस 144 तक ही करना है। वो 144 तक हमारे इस रेगुलेशन पढ़ने के लिए रेलिवेंट था, तो हमने वहां से कर लिया। बाकी वो पढ़ना आपने सारा ही है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, वरना हम एंड में जाके वो वाली प्रोविजंस को दोबारा एक बार देखेंगे। जब क्लास के सारे रेगुलेशन पढ़ लेना तो एंड में उसको पढ़ लेंगे। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंपनी की क्या है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ ई वोटिंग एंड रिलेटेड मैटर्स अ कंपनी शैल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ईमेल and mobile number of members, and the board of directors shall approve। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने तमाम शेयर होल्डर का ईमेल और मोबाइल नंबर अपने पास रखें, ताकि ई वोटिंग करवानी पड़े तो वो करवा सके। ठीक है जी। और बोर्ड ने अप्रूव करना है, क्या अप्रूव करना है जी? नंबर ए, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर, कि जो ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसको अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या होगा in accordance with these regulation and the article of association of the company। और दूसरा बोर्ड ने काम ये करना है कि मोड ऑफ प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू फॉरेन शेयर होल्डर्स टू एनेबल देम टू कास्ट वोट थ्रू ई वोटिंग। तो उन्होंने ये मोड भी अप्रूव करना है कि हम उनको इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे अपने फॉरेन शेयर होल्डर्स को, ताकि वो अपना ई वोटिंग के थ्रू वोट कास्ट कर सकें। एक इसमें चीज़ है, कोई भी आप जब रेगुलेशन या लॉ पढ़ें तो उसके अंदर एक होती है चीज़ एप्लीकेबिलिटी के, ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, वो पढ़ना ज़रूरी होता है। तो वो हम मिस कर गए तो उसको देख लेते हैं। द राइट ऑफ वोट थ्रू पोस्टल बैलेट शैल बी प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स ऑफ एवरी कंपनी, मीन्स ए प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, subject to the requirement of section 143 and 144 of the act, and a listed company in case of election of directors। कि अगर लिस्टेड कंपनी अपने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स करवा रही है ना, तो उस केस में ये आपने पोस्टल बैलेट की जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड करनी ही करनी है। ठीक है, और बाकी अगर कोई डिमांड फॉर पोल करे तो फिर आपने ये प्रोवाइड करनी है। देखिए तो सबसे पहले अहम बात है कि आपने ईमेल एड्रेस रखने हैं और आपने मोबाइल नंबर ले लेना है, और बोर्ड ने ये प्रोसीजर अप्रूव करना है कि हम उसको सर्विस प्रोवाइडर को अपॉइंट कैसे करेंगे। अब ये सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है बेसिकली, कि कंपनी जो है ना वो अपनी ई वोटिंग के लिए शेयर रजिस्ट्रार, जो कि नॉर्मली ये सीडीसी ये काम करता है, उसको वो अपॉइंट करते हैं कि आप हमें सर्विस प्रोवाइड करें। फिर वो ये बता देते हैं जी कि ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं, और उन तमाम लोगों को जो है ना वो एक ईमेल चली जाती है, और सीडीसी की वेबसाइट के ऊपर जो आपका एजेंडा होता है वो डिस्प्ले हो जाता है, और वो ये भी बताया था कि आपके पास कितने वोट्स हैं। जिस तरह कि अभी रिसेंटली फैसल बैंक के डायरेक्टर्स का इलेक्शन था, तो मैं चूँकि उसका शेयर होल्डर भी हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ईमेल कर दी कि अपना पासवर्ड बना लें, और उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास इतने वोट्स हैं। और जब मैं उसकी साइट पे गया, वहाँ पे मैंने खोला तो सबके नाम लिखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आपने जिसको जितने वोट डालने हैं ना तो डाल दें। वो जब मैं किसी को वोट देता था तो बाकी वो मुझे बताया था आपके बैलेंस वोट इतने रह गए। तो इस तरह करके वोट आप डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पे डाल देते हैं, और उसको जब सबमिट कर देते हैं तो आप इस तरह से ही वोटिंग कर लेते हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइडर जो है कंपनी खुद नहीं हो सकती, क्योंकि हर कंपनी के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है।
तो फिर वो कहते हैं आप शेयर रजिस्ट्रार को या किसी को अपॉइंट कर दें। नंबर 2 पे चलते हैं। उसमें वो लॉ रेगुलेशन ये कह रहे हैं कि वेयर पोल इज डिमांडेड इन द जनरल मीटिंग, a company shall within 7 days from the day on which it is demanded send to all members complete information। तो अगर उसने कहा कि जनरल मीटिंग में पोल डिमांड हुआ है ना, तो फिर आपने 7 दिन के अंदर 7 दिन का टाइम दिया है। आपने तमाम मेंबर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भिजवा देनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग, ये चीज शामिल है चीजें, वेब एड्रेस, लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड, डेट ऑफ कास्टिंग ई वोट एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स थ्रू ईमेल। तो 7 दिन के अंदर आपने ये भिजवा देने हैं आप ये, ठीक। और सिक्योरिटी कोड आपने एसएमएस के थ्रू भिजवाने फ्रॉम वेब पोर्टल, ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये आपने चीजें उनको भिजवानी है। जिसको ओटीपी भी बोलते हैं वो आपने भिजवा देना है। ये 2 काम करने हैं अगर मीटिंग के अंदर पोल डिमांड हो गया। और कंपनी ने ये इंश्योर करना है, नंबर 3 पे कह रहा है कि जो एजेंडा आइटम्स हैं फॉर विच पोल वाज डिमांडेड आर करेक्टली अपलोडेड इन दी वेब पोर्टल, कि वो वहां पर करेक्टली अपलोड हो जाएं। और shall resolve any grievances of members to enable them to cast vote through e-voting। अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं, उसमें किसी को यूजर नेम नहीं मिला, पासवर्ड नहीं मिला, उसका चल नहीं रहा, कोई इशू आ रहा है, तो आपने उसको रिजोल्व भी करना है। ठीक है जी, ये थी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वोटिंग करवाने के हवाले से। इसमें एक क्वेश्चन है कि आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं या minority? यार मिनोरिटी से भी कोई अगर छोटा होता तो मैं वो वाला शेयर होल्डर हूँ यार। वैसे कोई 30-35 कंपनीज में मैं शेयर होल्डर हूँ, लेकिन माइनॉरिटी हूँ। यदि कासिम ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है कि अगर 7 days देर इज अ पब्लिक हॉलीडे वेदर दिस इज एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड। अच्छा जी, लॉ के अंदर जहां पर सिंपल लिखा हो ना इतने डेज, तो वो कैलेंडर डेज होते हैं, वरना लॉ स्पेसिफिकली वर्किंग डेज लिखता है। तो जैसे आपने एजीएम का जब नोटिस निकाला ना 21 डेज बिफोर, तो वो 21 डेज काउंट होते हैं तमाम कैलेंडर डेज। बेशक बीच में ईद आ रही है या नहीं आ रही, तो यहाँ पर जो कैलेंडर डेज या वर्किंग डेज का नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको फिर यही समझेंगे ये कैलेंडर डेज है। ठीक है भी कासिम। यार कासिम का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, तो क्यों ना कासिम का इंट्रोडक्शन कर लें। कासिम आपको यार अपना माइक ऑन करना होगा और अपना इंट्रोडक्शन करवाना होगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। आवाज नहीं आ रही। कासिम, ये बंदी गायब हो गया। कासिम का कहना है कि अच्छा, माइक खराब है। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ आ रही है?
ठीक है, वेरी गुड। ये समझ आ गई तो फिर आगे चलते हैं, मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। सारा का एक क्वेश्चन है जी कि सैटरडे और संडे वर्किंग डे हैं या सिर्फ संडे? बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे जो कि सैटरडे भी ऑफ होता है तो वो फिर सैटरडे को वर्किंग डे काउंट नहीं करते। और अगर आप किसी अकाउंटेंट से पूछे तो वो तो कहता है जी मेरा सैटरडे भी वर्किंग डे है और संडे भी वर्किंग डे है, बल्कि ईद वाले दिन भी काम कर रहे होते हैं। केपीएमजी वाले वो ऑडिटर हैं, उनके आए हुए थे डायरेक्टर, तो वो ये बता रहे थे कि जी हम तो ईद वाले दिन भी कई हमें वो फौरन सबमिट करनी पड़ती है, तो हम कर रहे होते हैं। ये जी आवाज़ से इसका क्वेश्चन है कि हम कौन सी बुक से पढ़ेंगे? अच्छा, इस वक्त जो मार्केट में बुक अवेलेबल है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये शायद आपके पास नजर आ रही है, इसमें आपको उल्टा नजर आ रहा होगा। फिलहाल यही बुक एक अवेलेबल है और अगर ये आप ले लें तो जो कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, वो अमेंडमेंट वाली अगर जब बुक आ जाएगी तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा यूजफुल रहेगी, वरना इससे काम थोड़ा वो चलाया जा सकता है। और हम यहाँ पर क्लास में जो है वो बेहद से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की और अंडरस्टैंड करने में पढ़ने में आसानी रही। और एक क्वेश्चन आया था ओपन बुक के हवाले से किसी स्टूडेंट का कि ओपन बुक एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। वो स्टूडेंट क्लास में भी है कि नहीं? पैक मेरे ख्याल से पैक अभी बुक कोई पब्लिश नहीं कर रहा। वो ये यही लोग करेंगे ऐसे इस्लाम पब्लिकेशंस वाले। और वो थोड़ा सा इशू ये चल रहा है कि जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स हो गई हैं उसके अंदर, जिसके अंदर एक जो है वो जो उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की प्रोटेक्शन खत्म की है उसके ऊपर मसला आ रहा है, और दूसरा ग्लोबल रजिस्ट्री वाला सेक्शन खत्म किया था उसके ऊपर मसला आ रहा है। तो वो लग ये रहा है कि शायद जब ये नेशनल असेंबली में जाएगा तो वो अप्रूव होता है या नहीं होता, इसलिए शायद वो बुक वाले भी वेट कर रहे हैं कि यार ये नेशनल असेंबली से पास हो जाए तो उसके बाद फिर हमें अपनी बुक को पब्लिश कर दें। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ दीज बुक्स एलएमएस पर अपलोड कर दें। ये बुक्स नहीं है, ये बेसिकली रेगुलेशन है एक, बल्कि मैं आपको चीज़ सिखाना चाह रहा था कि ये कहाँ से मिलते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ले जी, चलते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ जी, आपको मैं ये थोड़ा सा पढ़ लें फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि ये आपको रेगुलेशन अपडेटेड जो है वो क्या कहाँ से इजीली मिल सकते हैं। ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आप ये लॉ बात करेगा। वो कहते हैं जी फॉर द ई वोटिंग रिलेटेड मैटर्स कंपनी शैल अपॉइंट ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स जो कि इन रेगुलेशन में बताई जा रही हैं।
उसकी एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल सी है कि फॉलोइंग पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहले कौन सा है जी? सेंट्रल डिपोजिटरी लाइसेंस्ड अंडर सिक्योरिटीज एक्ट। तो सीडीसी कंपनी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कंपनी है जो कि सेंट्रल डिपोजिटरी कंपनी है। जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं वो सॉफ्ट फॉर्म में इस कंपनी के पास पड़े हैं, तो वो एलिजिबल है। और उसके अलावा उसने ऑप्शन दिए यहाँ पे और का वर्ड है कि इसके अलावा एक जो शेयर रजिस्ट्रार है एंड बैलेटर। शेयर रजिस्ट्रार वो होता है जो कि लिस्टेड कंपनियां नॉर्मली इसको अपॉइंट करती हैं और ये कंपनी के तमाम शेयर्स का हिसाब रखता है कि आज ये शेयर इसके पास है, इसके पास है, उसकी फिर ट्रांसफर ही ये एग्जीक्यूट करता है। इन अदर वर्ड्स ये रजिस्टर ऑफ मेंबर को मेंटेन कर रहा होता है। तो शेयर रजिस्ट्रार वो है। और एक बैलेटर, बैलेटर उसे कहते हैं जो कि जब आप अपनी कंपनी का आईपीओ करते हैं यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, पब्लिक को आप अपने शेयर्स ऑफर करते हैं, तो जितने शेयर्स होते हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आपके पास आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि मैंने 200 मिलियन शेयर देने हैं पब्लिक को, तो 400 मिलियन की एप्लीकेशन आ जाएगी। तो फिर आप बैलेटिंग करवाते हैं, तो वो बैलेटिंग वही बैलेटिंग है कि कुरानंदाज़ी करवाते हैं, वो वही बंदा कर सकता है जो कि रजिस्टर्ड हो एससीसीपी के पास अंडर दीज़ रेगुलेशंस। ये जो रेगुलेशंस हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर वो बंदा वहाँ पे रजिस्टर्ड है तो वो भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसने ये कंडीशन जो है नीचे मीट करनी है। अच्छा, ये कंडीशन पढ़ने से पहले क्वेश्चन छोटा-सा आगे उसको एड्रेस कर दिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ अवेलेबल टू द मेंबर्स इफ द चेयरमैन्स डिक्लेरेशन इज़ नॉट वैलिड? कि लोग फॉर एग्जांपल वो अपना बिज़नेस करना चाह रहे थे कि हम बर्गर का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। क्यों जी नहीं वैसा ही है। कहा शेयर होल्डर्स ने और कहा कि जी के उन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, लेकिन चेयरमैन का बर्गर खाने को दिल चाहता था, वो चाहता था कि ये बिज़नेस स्टार्ट हो। तो उसने ये डिक्लेरेशन दे दी कि जी ठीक है, आप सब ने फैसला किया है कि बर्गर का हम बिज़नेस करेंगे और वो रेज़ोल्यूशन की डिक्लेरेशन दे देता है। तो उस पे वो कहता है नहीं पे क्वेश्चन है जी कि उसके ऊपर फिर क्या होएगा? यही क्वेश्चन है ना यार? तो उसका ये होगा कि 10% शेयर होल्डर जो है ना किसी भी आप मीटिंग के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं कि जी मीटिंग का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसकी प्रोसीडिंग्स इनवैलिड है। उसकी मीटिंग कॉल की जाए या इसी हिस्से को जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। तो कोर्ट जो है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा यार, नहीं बाकी सब लोगों को आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो वो कोर्ट के पास शेयर होल्डर जो है 10% वो जा सकते हैं। अगर 10% से कम है फिर नहीं जा सकते। आप चलते हैं जी आगे कि अगर आपने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट करें तो फिर आप अपॉइंट हो सकते हैं एज ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर। आपका एक वेब पोर्टल होना चाहिए और इसको रटा तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और सिक्योर्ड आपका सिस्टम बेस्ड होना चाहिए ऑन प्रोसेस ऑफ डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ वोट का उसके अंदर मैकेनिज़्म होए और इस तरह की चीज़ें उसके अंदर हों। और इन सच मैनर दैट द एंटायर वोटिंग एक्सरसाइज बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एक्यूरेटली गेट रजिस्टर्ड एंड काउंटेड इन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री इन अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर विद एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी। तो ये अगर चीज़ें होंगी तो फिर वो अदर देन ये उसके लिए जो अदर देन सीडीसी है, सीडीसी के लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है ये, उसके अलावा किसी और के लिए। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो अगर बनना चाहता है तो उसका एंटायर सिस्टम जो है ना वो सर्टिफाई होना चाहिए बाय इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर, ये एक्सपर्ट, ये उसकी होनी चाहिए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बिज़नेस कंटिन्यूटी एंड डिज़ास्टर रिकवरी अरेंजमेंट उसके होने चाहिए। और जो उसका वेब पोर्टल है एंड सिक्योर सिस्टम है शैल यूज़ फॉलोइंग सिक्योरिटी फीचर्स: इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या ऑथेंटिकेशन फॉर कम्युनिकेशन विद मेंबर्स,
Maintenance of password in encrypted mode in the database. Complete the automated public turning test to tell computers and human apart. कैप्चा, जिसको हम वो कैप्चा में जाया था ना, उल्टा सीधी सी एबीसी लिखी हुई कहता है इसको आप डालें, तो उसने कहा जी वो भी उसके अंदर मैकेनिज्म होना चाहिए। The secure communication by use of hypertext transfer protocol, HTTPS protocols वगैरह उसके अंदर होने चाहिए। Significant activity by web portal users shall be logged. Backup of data for data loss prevention, कि वो बैकअप भी रखे ताकि उसका डाटा लॉस ना हो। और एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो सारी थी आईटी की या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि वो एसोसिएटेड कंपनी आपकी नहीं होनी चाहिए और ना ही आपकी कोई रिलेटेड पार्टी होनी चाहिए, अपॉइंटिंग इट एज एन ई वोटिंग प्रोवाइडर। तो प्रैक्टिकल अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ये डाल सकता है जी कि वो फलानी कंपनी को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, तो आपने फौरन यहाँ से पकड़ लेना है कि वो उसकी कहीं एसोसिएटेड कंपनी तो नहीं है। अगर है तो आपने कहना जी वो अपॉइंट नहीं हो सकती। तो मेरा कहना है कि ये तो सारी लिस्टिंग की ही रिक्वायरमेंट है, अगर अनलिस्टेड कंपनी हो तो ये कहाँ लिखा है यार, ये लिस्टेड की रिक्वायरमेंट है। ये उन्होंने कहा जी एवरी कंपनी जो है उसने ये प्रोवाइड करनी है, और वो लिस्टेड कंपनी के केस में सिर्फ डायरेक्टर्स की वो बात कर रहा है। इसको सारा क्वेश्चन है जी कि इसको कंसेप्चुअली कैसे पढ़ना है, तो इसको आपने ऐसे पढ़ना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सीडीसी को फाइंड कर सकते हैं, और आपने उसके अलावा शेयर विस्तार या बैलेटर को भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये कुछ कंडीशन रेगुलेशन में लिखी हुई है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आपने यहाँ से ओपन बुक आपने खोल के वहाँ पे लिख देनी है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना ये आपको जुबान याद होनी चाहिए, जो मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि ऊपर वाली टेक्निकल रिक्वायरमेंट है और ये जो है ये लीगल रिक्वायरमेंट है। उमेर का कहना है जी कि बैलेटर एंड रजिस्ट्रार की जब बात करता है, उमेर का जी जरा माइक ऑन करते हैं ताकि क्वेश्चन को सही तरीके से समझ के उसको एड्रेस किया जाए। जी उमेर जरा अपना माइक ऑन करना है यार। वालेकुम सलाम। सर उसने ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ये पर्सन होंगे, जिसमें बैलेटर, शेयर रजिस्ट्रार या सीडीसी वगैरह होंगे। तो ये सारे तो लिस्टिंग कंपनी में नहीं होती, लिस्टेड कंपनी में नहीं होते सारे। तो अगर प्राइवेट कंपनी है वो नहीं तो ना सीडीसी। ये जो जैसे शेयर रजिस्ट्रार है ना, ये जी सर, लिस्टेड कंपनीज को भी सर्विस प्रोवाइड करता है और ये प्राइवेट कंपनीज को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक शेयर सारा से नहीं काफी सारे क्लाइंट्स होते हैं। वो लिस्टेड लिस्टेड क्लाइंट के का लिए नहीं लेगा। कंपलसरी है। होगा वो लिस्टेड क्लाइंट का, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। दूसरे तरीके से सवाल करो यार, इन डिफरेंट वर्ड्स। सर मैंने ये शेयर रजिस्ट्रार है वो अगर लिस्टेड कंपनी का है तो वो किसी प्राइवेट कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या कर सकता है? वो प्राइवेट कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है और करता भी है। अच्छा, सही। काफी मैंने सारे मैं शेयर ये रजिस्ट्रार हैं नहीं जो नहीं, कि मैं इस सेंस में ले रहा था क्योंकि शेयर रजिस्ट्रार प्राइवेट कंपनी का तो होता नहीं है, ना ही वो उसमें बैलेटर की बात आती है। तो इस सेंस में मुझे कंफ्यूजन थी। हाँ नहीं, वो मैं आपको वाज़ह कर दूं कि शेयर रजिस्ट्रार लिस्टेड कंपनी के लिए तो कंपल्सरी है कि उसको रखेंगे, प्राइवेट कंपनी के लिए ऑप्शनल है। और कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने अपना शेयर रजिस्ट्रार जो है वो रखा हुआ है, उन्होंने अपना कंपनी सेक्रेटरी नहीं हायर किया हुआ, वो जो अपने शेयर्स का काम है शेयर रजिस्ट्रार से करवा लेते हैं। ठीक है उमर। ले जी, प्रोसीजर फॉर ई वोटिंग इसको पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ी सी ब्रेक कर लेंगे 10 मिनट से, उसके बाद फिर हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है उसको आगे लेके चलेंगे।
ई वोटिंग का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो फैसिलिटी है ना ई वोटिंग की, वो आपने ओपन करनी है फॉर नॉट लेस देन 3 days एंड शेल क्लोज एट 1700 hours। 1700 hours का मतलब ये है कि 5 बजे तक। एक स्टूडेंट से ये समझा कि 1700 घंटे तक वो खुली रहेगी फैसिलिटी, तो 1700 घंटे नहीं है बल्कि ये 5 बजे का टाइम है। तो उन्होंने कहा जी कि आपने कम से कम 3 दिन के लिए आपने इसको ओपन करना है और फिर 5 बजे आप बंद कर देंगे ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द पोल। जिस दिन आपकी पोलिंग है, मिसाल के तौर पे आपकी 14 जुलाई को अगर पोलिंग है तो 13 जुलाई को शाम को 5 बजे आपकी ई वोटिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी। अगले दिन आपकी चाहे जो मीटिंग है वो चाहे सुबह है या शाम है, उसे मैटर नहीं करता। तो आपने कहा जी कि जिस दिन आपकी लॉ ये कह रहा है कि जिस दिन आपका पोल है उससे एक दिन पहले आपने शाम को 5 बजे ई वोटिंग को बंद कर देना है। नंबर 2 पे कहता है कि जो आइडेंटिटी ऑफ द मेंबर्स है इंटेंडिंग टू कास्ट वोट थ्रू ई वोटिंग शैल बी ऑथेंटिकेटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिन। तो आपने ये देखना कि ये ना हो कि यार कोई और लोग आके वोट डाल दें, तो इन 2 तरीकों के थ्रू आप उसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि यही रेलिवेंट शेयर होल्डर है, तो ये अपना वोट डाल सकते हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। A member shall cast vote online during the time specified in Resolution 1 में जो दिया गया है, provided that once the vote on a resolution is casted by a member, he shall not be allowed to change it subsequently। कि एक था जब आपने वोट डाल दिया ना, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये बात जायज़ है या नाजायज़ है आपके ख्याल से? ओह वेरी गुड। तो आप लोगों का कहना है ये बात जायज़ है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि उमैर ने शरारत की है और वो कह रहा है ये बात नाजायज़ है। क्यों भी उमैर, ऐसा क्यों है यार? उमैर मुझे मैरिड बंदा लगता है। क्योंकि मैरिड बंदा जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की फ़रमाइशें चेंज हो के तंग आ चुका होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि 5 बजे से पहले बंद कर सकते हैं ई वोटिंग। तो लॉ ने कहा जी कि नहीं, आपने 5 बजे ही बंद करना है, शैल का वर्ड है यहाँ पे। तो 5 बजे से पहले बंद नहीं कर सकता। ये ना वो लोग होते हैं कि जी मैं 5 बजे बंद करूँगा, लोग कहें अच्छा यार सुकून से वोट डालेंगे। और लोग सुकून कर रहे हो 3 बजे वोटिंग बंद कर दे। लोग कहें यार ये इसने हमें वोट ही नहीं डालने दिया। तो इसलिए लॉ की प्रोविज़न को आपको फ़ॉलो करना। अच्छा जी, उमैर का कहना ये है कि उसने नाजायज़ इसलिए किया कि गलती भी हो सकती है वोट डालते वक़्त। हाँ यार, गलती वोट डालते हुए काफ़ी लोगों से हो जाती है। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे कह रहा है जी, ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर शैल बी रिक्वायर्ड टू कीप द रिजल्ट ऑफ ई-वोटिंग कॉन्फिडेंशियल and provide access to the chairman of the general meeting in which poll was demanded to unblock result of e-voting on the day of poll। तो जो ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसने जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है। ठीक है। यार उमैर जो है ना उमैर देखो, अब जैसे ये जो वोटिंग हुई वो कह रहा है जी आप पीटीआई की बात कर रहे हैं। तो पीटीआई को वोट आप डाल दिया है। अब आप उसको जो आपने वोट डाल दिया ना, उसने कहा जी चेंज नहीं कर सकते अब आप, चाहते हुए भी। अक्सर लोग चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन लॉ ने कहा आप चेंज नहीं कर सकते। आप 5 साल बाद अब आप अपना अगला वोट डालेंगे। तो इसी बेस के ऊपर ये भी लॉ बना हुआ है। जो वोट डल गया है, उसको फिर अब आपको लेके चलना पड़ेगा। तो जी ई सर्विस प्रोवाइडर ने इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है और फिर वो चेयरमैन के पास आ जाएगा मीटिंग वाले दिन। वो कहेगा चेयरमैन साहब ये मैं ले आया हूँ कंप्यूटर, अब आप इसको अनब्लॉक करें।
और देखें कितने हाँ में वोट आए हैं और कितने ना में वोट आए हैं। अगर डायरेक्टर्स का इलेक्शन था तो किसको कितने कितने वोट पड़े हैं। ये जी सिंपल सा प्रोसीजर था ई वोटिंग का। और इसके अंदर जो क्रिटिकल चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि आपने ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मोबाइल नंबर और ईमेल का एड्रेस रखे और फिर बोर्ड अप्रूव करेगा कि हमने कैसे उसको फाइंड करना है। और उसके बाद आपने चीज़ें वगैरह उनको लॉगिन पासवर्ड वगैरह भिजवा देना है और एजेंडा आइटम आपने अपलोड कर देना। बाकी उसकी अपॉइंटमेंट के वाले से बात करता है और ये प्रोसीजर की बात करता है। सिंपल सा ये वाला काम था। उसके बाद हम ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक मेरे ख्याल से 8 मिनट की काफ़ी होगी। तो 9:20 पे हम क्लास दोबारा स्टार्ट करते हैं और हम चैप्टर नंबर 3 और जो आगे वाला क्वेश्चन है उसको ख़त्म करते हैं। तो क्लास विल स्टार्ट एट 9:20। अच्छा जी, एक स्टूडेंट नया ज्वाइन किया, उसको हम बताते चलें कि हमने कंपनी एक्ट के सेक्शन 141 से 144 तक पढ़ा है आज, मोहसिन। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं जी पोस्टल बैटरी जो रेगुलेशंस हैं वो हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हम जो चैप्टर 3 है उसका वो हम पढ़ने लगे जी कि अगर आपने बैलेट पेपर के थ्रू लेकिन दानिश ने बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। उसने कहा कि प्रैक्टिकली हाउ ऑफन आर पोल्स डिमांडेड। तो आप यूँ समझें कि जितनी भी जनरल मीटिंग्स होती है ना तो 99% में डिमांड नहीं होता। बहुत रेयरली अगर कोई डिमांड हो जाए 1% होगी मीटिंग्स, तो वहाँ पे डिमांड होता है, इतना ज़्यादा डिमांड होता नहीं है। लेकिन जो कि लॉ की प्रोविजन आपको पढ़ना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लॉ भी दानिश अब जो है ना वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर उसके बारे में जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लॉ ये कहता है कि अ कंपनी शैल विद इन 3 वर्किंग डेज, अब यहाँ पर वर्किंग डे की बात है, फ्रॉम द डे ऑफ जनरल मीटिंग जिसके अंदर पोल डिमांड किया गया था, पब्लिश करेगी बैलेट पेपर इन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेजेस एट लीस्ट इन वन इशू ईच ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर ऑफ रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। कि उर्दू लैंग्वेज वाला इश्तेहार बैलेट पेपर उर्दू वाले अखबार में लगाना और इंग्लिश लैंग्वेज में जो बैलेट है बैलेट पेपर आपका वो आपने इंग्लिश के अखबार में लगाना है, जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन होनी चाहिए और सब्सटेंशियली ऑन द फॉर्मेट एज प्रोवाइडेड इन एन में जो फॉर्मेट दिया गया उसके फॉर्मेट के करीब होना चाहिए। कंटेन की ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एंड फॉर इन्फॉर्मेशन, और ये फॉर इन्फॉर्मेशन उसने आपने वहाँ पर डाली है। इन्फॉर्मेशन क्या जी, सबसे पहले जी आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ चेयरमैन जहाँ पर पोल डिमांड किया गया था जिस मीटिंग में, वेयर ड्यूली फिल्ड बैलेट पेपर हैज टू बी सेंड बाय द मेंबर्स। तो आपने वो एड्रेस बताना है जहाँ पर वो अपना जो बैलेट पेपर है वो फिल करके भिजवा सकें जी, हमने इसको भिजवाना कहाँ पे है। और आपने डिटेल प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ बैलेट पेपर आपने बता दें कि आप अपना बैलेट पेपर कैसे भिजवाएंगे, साथ आपने आई कार्ड कॉपी लगानी है कि लगानी है वो आप मुझे बता दें। फिर कंपनी ने ये जो बैलेट पेपर है इसको अपलोड भी कर देना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि अगर किसी को नहीं भी मिला तो वेबसाइट पे वो अपना जो उसने वोट डालना है वो डाल दे। ये चैट बुक थोड़ा सा तंग कर रहा है तो इसको एडजस्ट करना होगा। ठीक होगा, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसीजर फॉर वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर। जो मेंबर्स है वो इंश्योर करेंगे कि ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बैलेट पेपर along with copy of CNIC should reach the chairman of the meeting through post or email one day before the day of poll during working hours। तो आपने जो उसको ईमेल के थ्रू भी अपना भिजवाना है, आपने वो वर्किंग आवर्स में भिजवाना है। वर्किंग आवर के अलावा आपने उसको ईमेल नहीं करनी। सिग्नेचर ऑन द बैलेट पेपर शैल मैच विद द सिग्नेचर ऑन CNIC। जो आपके CNIC पे साइन है उसके मुताबिक आपने बैलेट पेपर के ऊपर साइन करना है। जो फॉरेन मेंबर्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन एंड फेडरल गवर्नमेंट है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इन ऑफ CNIC शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी। के फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो कि जिसने शेयर्स लिए हैं, अब कंपनी का CNIC नहीं होता, तो वो कंपनी का जो भी बंदा उनका चीफ एग्जीक्यूटिव वोट डाल रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये कंपनी जो जिस कंपनी के ये वोट डाल रहे हैं, इस कंपनी ने बताना चाहिए कि आपकी शनाख्ती कार्ड के बजाय अपनी फलाना बोर्ड रेजोल्यूशन या ये चीज़ साथ लगा के भेजें, तो फिर आपने वो साथ लगा के भेजना। तो वो कंपनी ने डिसाइड करना कि क्या चले। ये था जी कि आपने बैलेट के थ्रू वोट कैसे डालना है।
उसके बाद रेगुलेशन ये कहते हैं कि आपने जो पोल का रिजल्ट है उसके हवाले से क्या एप्लीकेशन वो देख लेते हैं पेपर्स। तो उसने एक रजिस्टर को लिखना चाहिए कि ये किस टाइम पे आया था, उसकी डेट क्या थी, ये मुझे कब मिल गया, वो कब पहुंचा। उसने उसको सेव कस्टडी में रखना है और उसने इंश्योर करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिजल्ट टिल इट इज फॉर्मली अनाउंस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वोटिंग इन द मीटिंग। फाइनली जब तक अनाउंस हो जाए तब तक उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है जितने भी बैलेट पेपर उसके पास आएंगे। मोहसिन और दानिश, आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दानिश मंदी जो है वो तो दानिश के नाम के अंदर ही शामिल है बेसिकली। ये बहुत कोई जहीन किस्म का आदमी होगा। ठीक है जी। और उसके बाद वो आगे चलते हैं जी। लॉयर कहता है कि दो डिसीजन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ द वोट शैल बी फाइनल। तो वो वोट वैलिड है या नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता कि उसके ऊपर वो साइन इस तरीके से उसने किए हों कि आईडी कार्ड से मैच नहीं कर रहे और लगे जैसे ये जाली सिग्नेचर है, ऐसा कर गया, तो उसके ऊपर वो डिसीजन करेगा चेयरमैन और वो कहेगा वैलिड है या नहीं है। वो जो भी फैसला कर देगा वो फाइनल समझा जाएगा। ये रेगुलेशन है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पोल काउंट करेगा वोट कास्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ पोल इन पर्सन थ्रू प्रॉक्सी या वीडियो लिंक एंड पोस्ट एंड इन केस ऑफ ई वोटिंग अनब्लॉक द रिजल्ट ऑफ ई वोटिंग। तो तीन तरीकों से जी आप वो वोट डाल रहे हैं, उनके वोट, फिर कुछ पोस्ट के थ्रू वोट है वो वाले वोट, और कुछ आपको ई वोटिंग के थ्रू वोट है, उनको अनब्लॉक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स डिमांडिंग द पोल। जिन्होंने पोल डिमांड किया था उनकी प्रेजेंस के अंदर ये सारे फिर वोट काउंट किए जाएंगे। नंबर 4 पे वो ये कहता है कि रिजल्ट ऑफ पोल शैल बी अनाउंस्ड इन द मीटिंग बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग एंड इट शैल आल्सो बी पब्लिश्ड ऑन द कंपनीज वेबसाइट एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द जनरल मीटिंग। नॉट लेटर देन का क्या मतलब होता है? नॉट लेटर देन 24 आवर्स। और वेरी गुड। मोहसिन ने कहा जी कि पहले पहले, या जैन ने कहा जी कि विदिन 24 आवर्स, और कासिम का कहना है कि इससे आल्ट नहीं होना। ओके, आल्ट नहीं होना, लेट, सॉरी ठीक है, सॉरी यार कासिम, ठीक है, लेट नहीं होना। फिर 24 आवर्स से पहले पहले आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देना। अच्छा, एक शहजादे ने कहा कि 24 आवर्स के बाद नहीं, हालांकि लॉ ने ऐसी कोई बात नहीं की है। यानी कि नहीं, मैं सेंस में कह रहा हूँ 24 आवर्स में नहीं कर सका तो आप कह रहे बाद में भी नहीं करेगा वो। हाँ, तो अगर ये बेसिकली कॉन्सेप्ट इसलिए है कि विद इन 24 आवर्स जब आपने अपलोड करना है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं जी आगे, और वो है जी इलेक्शन एक्टर्स के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं जी इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर की तरफ। और लॉ ये कहता है कि इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु ऑफर देमसेल्व्स टू बी इलेक्टेड इज, आवाज आ रही है ना, इज मोर देन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 1 अ लिस्टेड कंपनी शेल। अब यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर रखना चाहते हैं 7 और 7 लोग ही अपनी नॉमिनेशन भिजवाते हैं कि हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो उस केस में क्या इलेक्शन होएगा? 7 आपने सीटें रखी हैं। और वेरी गुड, बेहतरीन जवाब देते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो आपने अपनी कंपनी के इलेक्शन करवाने होते हैं डायरेक्टर्स के, तो आपने ये कितने दिन पहले फैसला करना होता है कि हमने कितने बंदे रखने हैं? जनरल मीटिंग से कितने दिन पहले फैसला करना होता है? और वेरी गुड उमैर, नुमान और रजा का जवाब ठीक है। जैनुल आबिदीन जो है उसका जवाब ठीक नहीं है जी। 35 डेज पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि हमने कितने डायरेक्टर रखने हैं, और ये किसने डिसाइड करना होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ने या डायरेक्टर्स ने? और वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक जो जवाब आए हैं वो ठीक आए हैं। तो जब आपने डिसाइड कर दिया हमने इतने लोग रखने हैं और अगर उतनी नॉमिनेशन है तो आपके इलेक्शन नहीं होंगे। ये आपके इलेक्शन सिर्फ उसी सूरत में होंगे जहां पर जो नॉमिनेशन है वो ज्यादा आ जाए, मोर देन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड। जो आपने फिक्स किए थे उससे ज्यादा अगर आपके लोग आगे उन्होंने अपने आप को ऑफर कर दिया इलेक्शन के लिए, तो फिर आपको इलेक्शन करवाना पड़ता है। और एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये कितनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये जो पोल है डिमांड करने की क्या फ्रीक्वेंसी है? तो ये जो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये भी बड़ी कम है। मतलब कि अभी तक के मेरे कैरियर में मैंने, मेरी नजर से सिर्फ एक ही वो गुजरा है कंपनी, फैसल बैंक की चीज के इलेक्शन डायरेक्टर हुए थे। वरना नॉर्मली कुछ मेरे एक्सपीरियंस हुए होंगे लेकिन मेरे सामने से नहीं गुजरे। लेकिन जितने भी मैं देखता हूँ अखबार के अंदर ऐड आते हैं, वो जितनी सीटें फिक्स की होती है ना उतनी ही नॉमिनेशन आई होती है। कुछ होंगी लेकिन वो बहुत रेयर केसेस हैं कि जहाँ पे ज्यादा नॉमिनेशन आ जाए। तो बहरहाल अगर एक भी नॉमिनेशन ज्यादा आ जाए, अगर उन्होंने कहा कि हमने 7 डायरेक्टर रखने हैं और 8 लोग अपने आप ऑफर कर दें, तो फिर आपको ये वाला काम करवाना पड़ेगा। खासतौर पर अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो फिर तो आप ये जरूरी वाला काम करवाना। तो लिस्टेड कंपनी ने क्या करना है, लिस्टेड कंपनी जो करना है वो बताते हैं, फिर आवाज उसके बाद आपके क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं।
कि फॉर ई वोटिंग सेंड करेगी इन्फॉर्मेशन टू मेंबर्स एज प्रोवाइडेड इन सब रेगुलेशन नंबर 2 एंड 3 ऑफ रेगुलेशन नंबर 4। तो आपने फिर अपनी इन्फॉर्मेशन भिजवानी है, जिसके लिए उन्होंने 7 दिन का आपको टाइम दिया है, और ये 7 दिन आपके स्टार्ट होंगे बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है, तो आप 7 दिन पहले भिजवा दें उनको इन्फॉर्मेशन कि जनाब ये आप इसी के से वोट डाल सकते हैं। और फॉर वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर के लिए 2 काम आप करने हैं, ये ई वोटिंग के लिए उन्होंने काम करना था कंपनी ने, और यहाँ पे शेल का वर्ड है, तो ये दोनों काम उसको कंपल्सरीली करने पड़ेंगे। ठीक है जी। और दूसरा काम कौन सा करना है, एंड का वर्ड है। पोस्टल बैलेट के लिए उसने क्या करना है, पब्लिश कर देना है अपने बैलेट पेपर को और अपलोड कर देना बैलेट पेपर ऑन वेबसाइट बिफोर दिस मीटिंग एंड द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन नंबर 9 शैल अप्लाई। तो ये 2 काम करने हैं, अगर आपके इलेक्शन डायरेक्टर आ गए हैं लिस्टेड कंपनी के केस में, तो ये और ज्यादा लोगों ने अपने आप को ऑफर कर दिया, तो ये 2 काम करने पड़ेंगे। आगे नंबर 2 पे कहता है कि जो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग है शैल इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वोटिंग काउंट वोट्स कास्टेड ड्यूरिंग द मीटिंग इन पर्सन थ्रू प्रॉक्सी वीडियो लिंक। इन चीज़ों के थ्रू वोट कास्ट किए जाएंगे और फिर फैसला कर दीजिएगा कि कौन आपकी कंपनी के जो है वो डायरेक्टर्स हैं। और इसके अंदर जी ये जो ई वोटिंग रेगुलेशन थे वो रिपील कर दिए गए। रिपील का मतलब होता है कि वो खत्म हो चुके हैं। ये थे जी पोस्टल बैलेट के सिंपल से रेगुलेशंस जो कि हमने आज पढ़े हैं। इसके अंदर एक अभी क्वेश्चन पेंडिंग है, उसके अलावा किसी कोई क्वेश्चन है वो पूछना है तो पूछ सकता है। उसके बाद हम अब्बास शाहिद का जो क्वेश्चन है कि अगर 7 से लेस ऑफर आएगी तो फिर क्या करना है, उसको हम एड्रेस करते हैं। इसके अंदर जी अब्बास एक केस लॉ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंपनी है, इसका नाम है हाजी डोसा। ये नजर आ रहा है आपको केस लॉ? अच्छा जी, इसके अंदर इसी तरह की स्टोरी थी जो आपने पूछा था। इसके ये केस एसईसी में चला और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कंपनी हैज रिवील्ड दैट कंपनी हैज ओनली 6 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड व्हिच वाज लेस देन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। का आपको पता है कि 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन इस कंपनी के उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 6 डायरेक्टर्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड से ये भी रिफ्लेक्ट हुआ कि नो जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी वाज कन्वीन्ड ऑन 29 दिसंबर को। मीटिंग भी इन्होंने अपनी एजीएम में, तो उनका ये वायलेशन होगी, वायलेशन के लिए फिर उन्होंने उस कंपनी को लेटर लिखा और लेटर के जवाब में हाजी डोसा जो सीईओ थे कंपनी के, उन्होंने रिप्लाई जमा करवाया और उन्होंने कहा देखिए जी बात यह है कि कंपनी ने पब्लिश किया था नोटिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन डेली बिजनेस रिकॉर्डर ऑन द स्टेट टू इलेक्ट 7 डायरेक्टर्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर फलाना। और वो कहता है बट द कंसेंट ऑफ ओनली 6 पर्संस वर रिसीव टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन। लेकिन सिर्फ 6 लोगों की हमें कंसेंट आई। उसने कहा कि फिर हमने रिसीट जब हमें कंसेंट आया तो हमने पब्लिश किया एक और एडवर्टाइजमेंट बिजनेस ऑर्डर में, और उसने बताया कि जो नंबर ऑफ पर्सन है जिन्होंने ऑफर किया अपने आप को वो ज्यादा नहीं है जितने हमने नंबर फिक्स किए थे। दी अबव नेम आर डीम्ड टू बी इलेक्टेड, तो लिहाजा उनको हम इलेक्टेड कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद इसलिए उसने मीटिंग नहीं करवाई कि यार इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या है जब 6 लोग इसे डायरेक्टर बनना चाहते हैं। तो जो उसने लॉ के हवाले से गलत किया, मीटिंग को करवाना फिर भी जरूरी होता है बेशक अगर कम लोगों ने भी किया हो। उसके बाद उसने कहा कि मैंने ना डी लिस्टिंग के लिए भी यहाँ उसने लिखा कि डी लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर दिया। ये पता नहीं फंड आ गया था स्टॉक मार्केट से क्या था, तो उसने कहा कि आप मेरा डिफॉल्ट जो है इसको कंडाउन कर दें। तो एसईसीबी ने फिर एक लीनियंट व्यू लिया और इंस्टेड ऑफ पेनलाइजिंग डायरेक्टर्स कंडाउन द वायलेशन विद अ स्टर्न वार्निंग। तो वार्निंग उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि ठीक है काम चलाते हैं। अब ये केस लॉ पढ़ने के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो वहीं का वहीं स्टैंड करता है। केस में होने का अगर फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी को डीलिस्ट ना करवा रहा होता तो 7 डायरेक्टर तो इसके होने चाहिए थे ना। तो लॉ बेसिकली इसके ऊपर साइलेंट है। लॉ ये कहता है कि 7 डायरेक्टर्स आपने कहा तो आपने उसको पूरा करना है, पूरा नहीं करेंगे तो फिर जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं वो रिस्पांसिबल हैं, उनको पेनल्टी करा जाओ लग सकती है। ठीक है जी, तो ये था आज तक का हमारा क्वेश्चन। एक एजेंडा के लिए एक से ज्यादा मेथड्स हो सकता है वोटिंग के लिए। अली का क्वेश्चन है जी कि अगर एक एजेंडा है तो उसके ऊपर ज्यादा अवेलेबल हो सकते हैं वोटिंग के लिए। बेसिकली जो आपका मीटिंग का एजेंडा है ना, आपका सबसे कोई बंदा पोल डिमांड है। पोल नॉर्मली किसी ना किसी एक एजेंडे पे डिमांड किया जाता है। अगर पोल 2 या 3 या 4 एजेंडास के ऊपर डिमांड किया गया है तो फिर उन चारों एजेंडा आइटम्स के लिए जो वोटिंग है वो इन पर्सन मीटिंग में भी होगी, पोस्टल बैलेट के थ्रू भी होगी और री-वोटिंग के थ्रू भी होगी। लेकिन अगर सिर्फ एग्जांपल है कि मीटिंग के अंदर 4 एजेंडा आइटम थे, उन्होंने एक एजेंडा आइटम के ऊपर कहा जी कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे चला जाता है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का कोई इशू आ जाता है, तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए हम पोल डिमांड करते हैं, तो फिर उस एजेंडे के लिए जो है फिर वो पोस्टल बैलेट और री-वोटिंग की जाएगी, बाकी एजेंडा आइटम को उसमें नहीं लाया जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन एड्रेस हुआ कि नहीं? लीजिए और भी किसी का क्वेश्चन है वो पूछना चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा जी, सारा का क्वेश्चन है कि विदिन 24 आवर्स करना है का मतलब ये नहीं 24 आवर्स में ही करना है, उसके बाद नहीं कर सकते। नहीं, उसका मतलब ये है कि आपने 24 आवर्स में ही ये करना है, वो कर दें आप। और इन केस अगर आपने 24 आवर्स में ना किया तो क्या बाद में भी नहीं करना? अगर नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी पहली बात, कि आपने टाइमली काम नहीं किया, लेकिन बाद में आपने करना तो है ना। उसने बाद में करने से मना नहीं किया, उसने ये कहा कि आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर ये काम करना है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे आपको पेनल्टी लगेगी। लेकिन जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी वो बाद में सब्सिक्वेंटली कंप्लाई करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल एजीएम है, उसका रूल है कि आपने विदिन 120 डेज करनी है ये। तो अगर आप ना कर सकें, अभी सारा आपका क्वेश्चन एड्रेस हुआ कि नहीं?
ठीक है जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है वो पूछना है तो पूछ सकता है, और कल का मैं आपको प्लान बता दूँ। उमैर एक शरारती स्टूडेंट है। अच्छा जी, कल का यार प्लान बताना था सिलेबस में जाके। कल हम पढ़ेंगे जी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्केड्यूल को पढ़ेंगे, जो इसमें रेलेवेंट चीज़ें हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लिस्टेड कंपनीज के बाय बैक और शेयर के रेगुलेशन। तो आज चूँकि हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन और उसको थोड़ा स्लो मोशन में लेके चलें, इसलिए सिर्फ हम आज एक चीज़ कर सकें। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये एक लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारी हो जाएगी थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है जी, कल का ये है, और एक क्वेश्चन आ गया है, वो मैं इसका आंसर करता हूँ। पोल कैन बी डिमांडेड फॉर ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिज़नेस बोथ इन जनरल मीटिंग। जी बिल्कुल, पोल किसी भी बिज़नेस के लिए डिमांड किए जा सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन है कि आपके पास 1/10 की वोटिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है जी, ज़हरा नासिर का कहना है कि इसकी कॉपी अपलोड कर दूँ, अपलोड कर देता हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो वेबसाइट जहाँ पर ये आप लोग ज़रा देख लें कि आपने जो अपने स्क्रीन आपको मेरे ख्याल से नज़र आ रही होगी। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही आपको? इस वक़्त मैंने सिटी की वेबसाइट खोली है, वो नज़र आ रही है? नहीं आ रही। अब नज़र आ रही है? अब चैट बॉक्स गायब हो गया। 1 मिनट। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है लॉस, इसको आपने क्लिक का बटन दबा देना है यहाँ पे। इसके बाद ये घूमना शुरू हो जाएगा और ये खुलेगा जब, तो यहाँ पर ये है जी एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक, अब आपने जाना रेगुलेशंस के अंदर, जो आज हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँ आपने कैसे सर्च करना है इसको। रेगुलेशंस में जाके यहाँ पर ये जो 20 आ रहा है ना, इसको आपने क्लिक करके कर देना है ऑल, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने यहाँ पे लिखना है पोस्टल, तो ये आपके सामने पोस्टल बैलेट के रेगुलेशंस आ जाएँगे। अगर आपने बाय बैक लिखेंगे, तो ये बाय बैक के अंदर जो कुछ हुआ है ना, वो सारी स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। ये बाय बैक के यहाँ से अगस्त 5 से जो काम चल रहा है ये, पहले ये थे 16 के, फिर 19 के आ गए, फिर उसमें अमेंडमेंट आ गई, फिर फर्दर अमेंडमेंट आ गई, इस तरह की कहानी चल रही है। तो कोई भी आपने रेगुलेशन ढूँढना है तो यहाँ से रेगुलेशन मिल जाएँगे, रूल्स मिल जाएँगे आपको, रूल्स। ठीक हो गया। रूल्स मिल जाएँगे तो रूल्स मिल जाएँगे, और ये भी यहाँ पे घूम रहा है, इसको आपने देख लेना है करना है। ये जी रूल्स आ गए, और एक्ट पे आप जाएँगे तो आपको एक्ट्स मिल जाएँगे। ठीक हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि ये जो ऑर्डर हैं सीसीपी के डिफरेंट हवाले से, वो कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए आप जाएँगे एनफोर्समेंट में। एनफोर्समेंट को आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा, ये आगे जी आपके के ऑर्डर किस आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनीज़ एक्ट के अगर आपने ऑर्डर्स देखने हैं तो आप इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ हर एक्ट के अलग-अलग इन्होंने किए हैं। तो ये मुख्तलिफ कंपनीज़ के उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर इश्यू किए हैं। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, इससे आपका नॉलेज जो है एनहांस होएगा। अगर आप देखना चाहते हैं जी कि इंश्योरेंस के अंडर कौन सा ऑर्डर इश्यू है, आप इसको क्लिक कर दें, इस एक्ट के इस ऑर्डिनेंस के अंडर, तो वो वाली यहाँ पे खोल देगा। ठीक है जी। तो ये साइट जो है ना, ये अब आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना। एक है जी मोहम्मद नईम का क्वेश्चन कि कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस कहाँ से मिलेगा? यार ये आपने लॉज़ में जाना है, ऑर्डिनेंसेस के अंदर जाना है, और ऑर्डिनेंसेस के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे गए, ऑर्डिनेंसेस में गए, तो ये आपको, नहीं यहाँ पर उन्होंने इसको अपलोड नहीं किया हुआ। यहाँ पर उन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ, वो फिर कहीं और से उसको ढूँढना पड़ेगा। गलत जो उन्होंने यहाँ पे अपलोड किया वहाँ पे मिल जाएँगे। ठीक है? लें जी, तो क्लास को करते हैं खत्म। इंशाअल्लाह ताला कल
8 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी और हम अपने अगले टॉपिक को लेके चलेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं और सेपरेटली भी डाल सकते हैं। चलिए मोहम्मदीन, ये मैं नोट कर लेता हूँ और वो भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ले जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।